रिसर्च, जिसे कि हिंदी में शोध या अनुसंधान भी कहा जाता है, एक बहुत ही कॉमन सा यूज होने वाला वर्ड है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअली में रिसर्च क्या है, रिसर्च का नैरो मीनिंग क्या है, ब्रॉड मीनिंग क्या है, रिसर्च का एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है, रिसर्च का नेचर क्या है। रिसर्च को जब हम एजुकेशन के फील्ड के अंदर यूज करते हैं तो एक नया कंसेप्ट हमारे सामने निकल के आता है, एजुकेशनल रिसर्च। सो एजुकेशनल रिसर्च और रिसर्च एक दूसरे से किस तरह से इंटरलिंक्ड है और जो नया कंसेप्ट फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है। सो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिएगा आप मेरे साथ लास्ट तक। और साथ ही यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की और साथ ही किसी भी ऐसे टीचिंग एग्जाम की जहां पर रिसर्च से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ रोमी नरवाल एंड वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म V+ एजुकेशन पर। सो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो इसके नैरो मीनिंग से करते हैं। आप सबने पढ़ा होगा कि जो रिसर्च होती है वो हमारे दो शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है, री एंड सर्च। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, री एंड सर्च। री का अर्थ क्या होता है, अगेन, कि जहां पर आप किसी भी चीज की रिपीटेशन करते हैं, दोहराते हैं किसी भी प्रोसेस को या फिनोमिना को। और रिपीटेशन आप क्यों करते हैं, फॉर सर्चिंग। सर्चिंग यानी कि टू फाइंड आउट, मतलब कुछ ना कुछ आप उसमें से ढूंढ रहे हैं, तभी तो आप उसकी रिपीटेशन कर रहे हैं। या इसी को हम बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, कि आप किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं इंक्वायरी। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी प्रोसेस या फिनोमिना है उसकी रिपीटेशन कर रहे हैं, उसमें से कुछ ना कुछ नया फाइंड आउट करने के लिए, तो उस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम रिसर्च बोलते हैं। और जो रिसर्च है हम क्यों करते हैं, जो रिसर्च गैप है उसको फाइंड आउट करने के लिए। अब रिसर्च गैप क्या होता है, रिसर्च गैप एक बहुत सी कॉमन टर्म है जो आपको जनरली देखने को मिलती है। देखिए, सपोज कीजिए आपने पहले कोई एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और वहां से आपके जो रिजल्ट्स हैं आपको R1 रिजल्ट्स वहां से देखने को मिले। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि जो ये R1 रिजल्ट्स आपको मिले हैं ये सफिशिएंट नहीं है आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो आप क्या करते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। ठीक है, रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते हैं या इसको मॉडिफाई करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको स्टेबिलिटी लगती है वो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसके ऊपर दोबारा आपने एक्सपेरिमेंट किया और वहां से आपको R2 रिजल्ट मिले। तो R2 और R1 इन दोनों रिजल्ट्स के बीच में सपोज कीजिए डेल्टा R आपको डिफरेंस देखने को मिला। तो जो ये डेल्टा R है ना, ये डेल्टा R ही आपका रिसर्च गैप है। सो जो रिसर्च है उसके अंदर हम रिसर्च गैप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका नैरो मीनिंग की री एंड सर्च दो शब्दों से आपका जो रिसर्च वर्ड है मिलकर बना हुआ है। और यहाँ से आप कोई भी नई इंफॉर्मेशन है वो निकालते हैं जो पहले रिसर्च हो चुकी है उनसे, या आप कोई भी नई रिसर्च है वो करने जा रहे हैं उससे। ठीक है, सो अब हम रिसर्च की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए कि रिसर्च इज ए सिस्टेमेटिक अटेम्प्ट टू ऑब्टेन आंसर्स टू मीनिंगफुल क्वेश्चंस अबाउट ए फिनोमिनन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पर हम किन चीजों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है कि सिस्टेमेटिक अटेम्प्ट। जो रिसर्च होती है ना वो हमारी सिस्टेमेटिक होनी चाहिए। सिस्टेमेटिक का अर्थ क्या होता है कि आप चीजें स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपको कोई भी स्टेप है बीच में स्किप नहीं करना है। यानी कि फर्स्ट स्टेप, इसके बाद आप सेकंड पे, फिर थर्ड, इसी तरह से चलते हुए आप लास्ट स्टेप तक करेंगे। और बीच में से कोई भी स्टेप है आप उसको स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी स्टेप है उसको स्किप किया तो आपके जो रिजल्ट हैं वो फेयर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो रिसर्च है वो आपकी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, या हम अटेम्प्ट बोल सकते हैं। तो जो ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये किस लिए की जाती है, सिस्टमेटिक प्रोसेस आपकी होती है टू फाइंड आंसर्स, आंसर्स किसके, आपके मीनिंगफुल क्वेश्चंस।
कि आपके जो क्वेश्चन है वो मीनिंगफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं उसकी कोई सेंस ही नहीं निकल रही है। ठीक है, तो आपके जो मीनिंगफुल क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए आप एक सिस्टमेटिक प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू आप क्या है उनके सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम बोलते हैं रिसर्च। अब हम अगर बात करते हैं कि जो रिसर्च है उसका ओरिजिन क्या है, ये रिसर्च है हमारी कहाँ से निकल के आती है। तो देखिए, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप ऑफिस का कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उस कार्य को करते हुए आपके सामने किसी भी प्रकार की जब प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको निकालना होता है। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको निकालना है तो आप यहाँ से अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गई, ओरिजिन हो गई हमारा रिसर्च का, कि हमारे सामने प्रॉब्लम आई। ठीक है, प्रॉब्लम आई तभी हमने क्या किया, रिसर्च करनी स्टार्ट की। तो ओरिजिन क्या हो गया, रिसर्च का प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम इज द ओरिजिन ऑफ रिसर्च। और हमारी रिसर्च है वो कंप्लीट कहाँ पे जाके होती है, जहां पर हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो हम साथ में क्या बोल सकते हैं कि जो रिसर्च है वो क्या है, एक प्रोसेस है जो कि हमारी प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक जाती है। ये जो प्रोसेस है ना इसके बीच की, इसी को हम रिसर्च बोल सकते हैं। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं, इसकी एक और छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि रिसर्च इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस। देखिए, सिस्टमेटिक प्रोसेस आपकी रिसर्च की अगर जहां पर भी बात करेंगे हम आएगी ही आएगी। ठीक है, और आपकी क्या बात करती है, रिसर्च जो बेस्ड होती है ना वो आपकी साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड होती है, साइंटिफिक मेथड्स पर बेस्ड होती है। अब साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, वो अब हम आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि रिसर्च आपकी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, किस लिए, इंक्रीज करने के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, या कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर चीज है, या तो हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो हमारी सिस्टमेटिक प्रोसेस रहेगी जहां पर हम डाटा का कलेक्शन करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी रिसर्च के अंदर रहने वाली है। अब हम आगे चलते हैं कि रिसर्च के अंदर और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो रिसर्च है हमारी, इसके अलावा आपने कुछ वर्ड्स हैं, कॉमन से वर्ड जो सुने हुए होंगे, जैसे कि आपने डिस्कवरी, डिस्कवरी क्या होती है, कुछ मैं वर्ड्स यहाँ पर आपके सामने लिख रही हूँ। अगर आपको उनका मीनिंग पता है तो एक बार थोड़ा सा उनके बारे में सोचिएगा पहले, और इसके बाद ही आगे वीडियो के ऊपर फोकस कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एक वर्ड आता है हमारे पास, डिस्कवरी, सबने सुना होगा। ठीक है, दूसरा वर्ड हमारे पास आता है इन्वेंशन, ये थोड़ा सा हमारा साइंस से रिलेटेड है, हो सकता है कुछ बच्चों ने ना सुना हो। और एक थर्ड वर्ड आता है हमारे पास, इनोवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवरी, डिस्कवरी क्या होती है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं खोज। तो डिस्कवरी क्या होती है कि जहां पर आपके पास चीजें पहले से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं आई, कुछ ऐसी चीजों को फाइंड आउट करना जो कि छिपी हुई है, फाइंड आउट करना, लेकिन वो पहले क्या कर रही है, वो एग्जिस्ट कर रही है। तो किन्हीं भी ऐसी चीजों को ढूंढना जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन दुनिया के सामने नहीं आई है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्कवरी। जैसे कि हम बोल देते हैं कि इंडिया है, इंडिया एग्जिस्ट तो स्टार्टिंग से करता है, लेकिन हम बोल देते हैं कि इंडिया की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसने इंडिया को बनाया था, उसने सिर्फ फाइंड आउट किया था। तो इंडिया एग्जिस्ट तो कर रहा था पहले से ही। ठीक है, तो उसने क्या की थी, डिस्कवरी की। इसके बाद हम सेकंड जो वर्ड है कि इन्वेंशन, इन्वेंशन क्या होता है, इन्वेंशन होता है आपकी कोई भी जो नई चीज होती है, हम इन्वेंशन है इसको हिंदी में बोलते हैं आविष्कार।
आविष्कार। आविष्कार क्या होता है कि जहां पर आप कोई भी नई चीज है उसको बनाते हैं, आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है और उसकी हेल्प से आपने कोई भी नई चीज है उसको बना दिया, क्रिएशन कर दिया, ठीक है, क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू क्रिएशन या थिंग्स, ठीक है, कोई भी नई चीज है उसका निर्माण करना। सपोज कीजिए जैसे कि लकड़ी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वुड आपकी एग्जिस्ट तो काफी टाइम से पहले से कर रही है, लेकिन वुड की हेल्प से टेबल बना देना, ठीक है, आपकी चेयर बना देना, ठीक है, उस वुड को कोई भी नई चीज बनाने में इस्तेमाल करना, मतलब आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था, उसकी हेल्प से आपने कोई भी नई चीज है वो बना दी, ठीक है, सो इन्वेंशन। इसके बाद थर्ड है आपका इनोवेशन, जिसको कि हिंदी में नवाचार बोला जाता है, नवाचार। तो नवाचार क्या होता है कि जहां पर आप मॉडिफिकेशन करते, मॉडिफिकेशन की चीजें तो आपके पास पहले से अवेलेबल हैं, लेकिन आपने उनके अंदर क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, उनके अंदर मॉडिफाई कर दिया चीजों को। जैसे कि आपके पास अगर हम पहले पेंसिल आई, ठीक है, पेंसिल से हमने मॉडिफिकेशन करते हुए क्या पेन बना दिए, पेन से हम क्या किया, बॉल पॉइंट पेन होते हैं आपके, जेल पेन होते हैं आपके, फिर ब्लू पेन आपका, ये ब्लैक पेन आ जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप के आपके पेन, ठीक है, या फिर मतलब किसी तरह का भी आप एक एग्जांपल है उसको लेके चल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती है आपकी इनोवेशन। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपकी प्रोसेस होती है रिसर्च की, उसके अंदर आपके ये तीनों के तीनों वर्ड है वो काउंट होंगे, ठीक है। तो आपकी रिसर्च हम क्या बोल सकते हैं, रिसर्च इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्ड डिस्कवरी, डिस्कवरी आपकी शामिल हो जाएगी, ठीक है, साथ में आपका इन्वेंशन आ जाएगा, मतलब जहां पर आप रॉ मटेरियल की हेल्प से कुछ भी नई चीज है उसको बना रहे हैं, और इनोवेशन, ठीक है। तो अब तक हमने जितनी भी बात की है ये सारे के सारे रिसर्च के ब्रॉड कंसेप्ट है कि एक्चुअली में रिसर्च होती क्या है। सो अभी तक हमने जान लिया है कि जो रिसर्च है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब हम बात कर लेते हैं साइंटिफिक मेथड की, क्योंकि आपकी जो रिसर्च होती है ना वो साइंटिफिक मेथड्स के जो स्टेप्स होते हैं ना उसी के ऊपर बेस्ड होती है, और इसीलिए जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं ना इनको बोला जाता है बैकबोन ऑफ ऑल रिसर्च। अब ऑल रिसर्च आप ये मत सोच लेना कि रिसर्च सिर्फ एक ही टाइप की होती है। अगर हम रिसर्च के टाइप्स की बात करेंगे ना तो बहुत सारे टाइप्स आते हैं। अगर बेसिक से हम शुरू करते हैं, जैसे आपके फंडामेंटल रिसर्च, आपकी अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, मतलब इतनी सारी टाइप्स होती हैं आपकी रिसर्च की, जो कि हम आगे आने वाली पर्टिकुलर फर्दर जो वीडियो है उनके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। आपकी जितनी भी टाइप की रिसर्च होती है ना उन हर टाइप की रिसर्च के अंदर आपके सेम स्टेप फॉलो होते हैं, इसीलिए जो साइंटिफिक मेथड है उसको हम बैकबोन ऑफ ऑल रिसर्च बोलते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, स्टेप्स है इनको ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। सबसे पहले स्टेप्स क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले आती है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रिसर्च है उसका ओरिजिन क्या होता है, रिसर्च का ओरिजिन होता है कोई भी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें प्रॉब्लम को ढूंढना होगा, ठीक है। तो आपके पास दो चीजें हो सकती हैं, दो ऑप्शन है, या तो क्या है कि आप प्रॉब्लम के पास खुद चल के चले जाएं, ठीक है, या दूसरा केस क्या होता है कि प्रॉब्लम खुद आपके पास चल के आ जाए। इन दोनों केस में क्या है, देखिए जब अगर प्रॉब्लम आपके पास खुद चल के आती है तो उस टाइप की जो रिसर्च होती है उसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम है आपके सामने खुद आ गई, यानी कि आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो मतलब आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन आप प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हैं, यानी कि आप रिसर्च करने के इच्छुक हैं। ठीक है, सो रिसर्च करने के इच्छुक हैं तो मतलब आप खुद से प्रॉब्लम को ढूंढेंगे। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या था आपका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या किया आपने, प्रॉब्लम है उसको ढूंढ लिया। इसके बाद क्या करेंगे, जो सेकंड स्टेप हमारा रहने वाला है वो है डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम, कि आप जो प्रॉब्लम है ना उसको डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम है उसको डिफाइन किस तरह से करना है, जो प्रॉब्लम है आप उसको ऑपरेशनल टर्म्स में डिफाइन करेंगे। ठीक है, ऑपरेशनल टर्म का अर्थ क्या होता है कि जैसे आप जब भी रिसर्च करते हैं उसमें आपको डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, जिसको कि हिंदी में चर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं कि हम एक स्टडी करना चाहते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस, हम स्टडी करना चाहते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बॉयज के अंदर ज्यादा है या फिर गर्ल्स के अंदर ज्यादा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑपरेशनल टर्म में किस तरह से डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ये हम इमोशनल इंटेलिजेंस किसको बोल रहे हैं। इसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स क्या है, ये आपके जेंडर के टाइप्स हैं। ठीक है, तो जेंडर के ऊपर आप इमोशनल इंटेलिजेंस किसके, कौन से जेंडर के अंदर ज्यादा है, मतलब बॉयज के अंदर ज्यादा है या गर्ल्स के अंदर ज्यादा है। ठीक है, तो आप इनको इस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब आप प्रॉब्लम है उसको आप उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन के अंदर डिफाइन कर देते हैं, इसके बाद जो थर्ड स्टेप आपका रहने वाला है वो होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होती है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं परिकल्पना, परिकल्पना। तो हाइपोथेसिस इज ए इंटेलिजेंस गैस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंडक्टिव प्रोसेस। देखिए, जो आपकी हाइपोथेसिस होते हैं ना, एक इंटेलिजेंस गैस होता है कि आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है उसका आप पहले से ही अनुमान लगा के चलते हैं कि आपके पास या तो रिजल्ट आपको R1 मिल सकते हैं या रिजल्ट आपको R2 मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने अभी इस एग्जाम्पल की बात की तो हम क्या लेके चल सकते हैं, या तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि या तो बॉयज ज्यादा इमोशनली स्टेबल होंगे, या दूसरा ऑप्शन क्या है, गर्ल्स दोनों हैं वो ज्यादा इमोशनली स्टेबल होंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप किसकी तरफ लेके चल रहे हैं, हाइपोथेसिस आप किस तरह की बना के चल रहे हैं। ठीक है, सो आपकी जो हाइपोथेसिस क्या है, उसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं वो हम अलग से बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस भी आपकी कोई एक या दो टाइप की नहीं होती है, बहुत डिफरेंट सारी टाइप्स होती हैं आपके हाइपोथेसिस की। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हाइपोथेसिस क्या होती है। तो ये आपका एक इंटेलिजेंस गैस होता है जो आप अपनी किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए आप लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए यहाँ पर आप हाइपोथेसिस क्या लेके चल सकते हैं कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं इन दोनों की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनली स्टेबिलिटी है, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। या तो आप ये मान के चल सकते हैं इन दोनों को अगर लेके चल रहे हैं, या आप दूसरा क्या मान के चल सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स हैं दोनों की इमोशनली स्टेबिलिटी के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार की एक हाइपोथेसिस है या परिकल्पना है उसका फॉर्मुलेशन करते हैं। और आपकी जो एक जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना कई बार कि आपकी हाइपोथेसिस है वो किस प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होती है, तो आपकी हाइपोथेसिस है वो आपकी इंडक्टिव प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होती है। कि आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हो ना, वो आपकी इंडक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है उसके अंदर कौन सी प्रोसेस लगती है, आपकी इंडक्टिव प्रोसेस। अब जैसे कि आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं ना, वो किसके बेस पे करते हैं, आप हाइपोथेसिस किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपको ना रिव्यू करना होता है रिलेटेड लिटरेचर का, रिलेटेड लिटरेचर। अब ये रिलेटेड लिटरेचर क्या होता है कि उस टॉपिक के ऊपर पहले जो भी रिसर्च हो चुकी है उसको हम बोलते हैं रिलेटेड लिटरेचर। कि इमोशनल इंटेलिजेंस को फाइंड आउट करने के लिए बॉयज एंड गर्ल्स
इस तरह की जो रिसर्च पहले हो चुकी है, तो जितनी भी रिसर्च हो चुकी हैं अलग अलग फील्ड में हुई है, ठीक है, सपोज कीजिए कुछ हरियाणा स्टेट में हुई है, कुछ साउथ इंडिया में हुई है, कुछ नॉर्थ इंडिया में हुई है, ठीक है, तो वहाँ की जितनी भी रिसर्च है, कहीं से भी आपको इस तरह का कोई रिसर्च है वो आप पढ़ेंगे, वहां से आप देखेंगे कि उनके जो फाइनल रिजल्ट है ना, फाइनल रिजल्ट आपको किस तरह के देखने को मिले थे, और उन फाइनल रिजल्ट के बेस पर आप अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे, यानी कि आप उन दोनों के बीच में, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो मान के चलेंगे या नहीं, ठीक है। तो जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है उसके अंदर जो सबसे मेन रोल होता है वो रिलेटेड लिटरेचर का होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है हमारा वो है इम्प्लीकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इम्प्लीकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये आपने जो हाइपोथेसिस लेके चले थे उसको आप फाइंड आउट करेंगे कि आपकी हाइपोथेसिस है वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं। अब आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जांच करनी है कि आपने जो हाइपोथेसिस ली है वो इम्प्लीमेंट होगी या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 5th स्टेप पे जाना पड़ेगा, जो कि है आपका कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी कि आप अपनी हाइपोथेसिस की जांच करने के लिए क्या करेंगे, डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, और लास्ट में आप पहुंच जाएंगे कंक्लूजन पर, कंक्लूजन, ठीक है, या इसी पे हम बोल सकते हैं जर्नलाइजेशन पे। सो ये आते आपके साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स कि सबसे पहले आप कोई भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे, इसके बाद आप हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, उनका रिव्यू करके। इसके बाद अपने आप हाइपोथेसिस उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन किसके बेस पे होगी, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है और उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, और लास्ट में आप रिजल्ट्स पे पहुंच जाएंगे कि आपकी हाइपोथेसिस है या तो वो एक्सेप्ट होगी, दो ही चांस आंसर आते हैं आपके पास, या आपकी हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये थे हमारे साइंटिफिक मेथड्स हैं, इनके स्टेप्स। सो आज की वीडियो में हम करेंगे इतना ही, बाकी जो रिसर्च है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके साइंटिफिक मेथड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो सारे हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।